हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है हमारे एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MGPE 013 नागरिक समाज, राजनीतिक शासन तंत्र और संघर्ष, इग्नू यूनिवर्सिटी। आज हम इस वीडियो में जून 2024 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये आपका जो एग्जाम है 2 घंटे का आता है और ये अधिकतम अंक जो होते हैं 50 मार्क्स के होते हैं। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं और 2 पार्ट होते हैं, यानी खंड होते हैं ए और बी, और दोनों ही खंडों में आपके 5-5 क्वेश्चन होते हैं। आपको दोनों ही पार्ट में 2-2 क्वेश्चन करने अनिवार्य होते हैं और एक क्वेश्चन आप किसी भी पार्ट का आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके दोनों पार्ट में से आपके 5 क्वेश्चन होने चाहिए और सभी क्वेश्चनों का जो अंक है वो समान होते हैं और ये 400 शब्दों में प्रत्येक क्वेश्चन आपको देने हैं। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट ए का पहला क्वेश्चन है, शांति आंदोलनों के उद्भव और विकास का पता लगाइए। शांति आंदोलन वे आंदोलन होते हैं जो युद्ध, हिंसा और हथियारों के होड़ का विरोध करते हैं और विश्व में अराजकता के वातावरण का खात्मा करते हैं, यानी अहिंसा और न्याय की स्थापना करने का उद्देश्य शांति आंदोलनों का होता है। शांति आंदोलन का उद्देश्य युद्ध, हिंसा और हथियारों की होड़ का विरोध करते हुए समाज में शांति, हिंसा और न्याय की स्थापना करना है। इन आंदोलनों का विकास विभिन्न ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में हुआ। शांति आंदोलन के उद्भव 19वीं सदी के प्रारंभ में। शांति आंदोलन का उद्भव 19वीं सदी के दौरान देखने को मिला। शांति आंदोलनों की शुरुआत 19वीं सदी में यूरोप और अमेरिका में हुई। 1815 में अमेरिकन पीस सोसाइटी और लंदन पीस सोसाइटी जैसे संगठन स्थापित हुए। सेकंड है गांधी जी का सत्याग्रह, यानी 20वीं शताब्दी। भारत में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसात्मक संघर्ष जैसे चंपारण सत्याग्रह और दांडी मार्च जैसे आंदोलन ने शांति आंदोलनों को प्रेरित किया, जिससे शांति आंदोलनों का बढ़ावा मिला। तीसरा है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इन युद्धों की तबाही के बाद वैश्विक स्तर पर युद्ध विरोधी भावनाओं और शांति के प्रयासों में वृद्धि हुई। इन प्रयासों के कारण शांति आंदोलनों का उदय हुआ। अब बात करेंगे शांति आंदोलनों का विकास। शांति आंदोलन का विकास का पहला जो चरण रहा है वो रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945। शांति स्थापित करने और संघर्ष रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका काम विश्व में शांति की स्थापना और न्याय की स्थापना करना है। शांति और न्याय की स्थापना करना संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है। इससे संस्थागत शांति प्रयासों को भी बल मिला। सेकंड विकास प्रयास है शीत युद्ध के दौरान परमाणु हथियारों के विरोध में परमाणु निशस्त्रीकरण आंदोलन, शांति प्रतिज्ञा संघ, ग्रीन हैम कॉमन, महिला शांति शिविर जैसे आंदोलन उभरे जिन्होंने शांति आंदोलनों को स्थापित किया और इनका विकास किया। तीसरा सिविल सोसाइटी और NGO का योगदान। एमनेस्टी इंटरनेशनल, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स, अंतर्राष्ट्रीय शांति ब्यूरो आदि संगठनों ने मानव अधिकार और शांति के लिए विभिन्न कार्य किए, जिससे शांति की स्थापना हुई। चौथा है 21वीं सदी में डिजिटल और वैश्विक आंदोलन। सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से वैश्विक शांति मार्च, ब्लैक लाइव्स मैटर, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर जैसे आंदोलन शांति और सामाजिक न्याय की मांग लेकर आगे आए, जिससे शांति आंदोलनों को बढ़ावा मिला और इनका विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षमता निर्माण पर एक टिप्पणी लिखिए। क्षमता निर्माण होती क्या है? क्षमता निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति, संगठन, समुदाय या राष्ट्र अपने कौशल, संसाधनों और दक्षताओं को इस प्रकार विकसित करते हैं कि वे अपनी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान स्वयं ही कर ले। तो इसे हम क्षमता निर्माण कहते हैं। ये सतत विकास, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का एक मूलभूत तत्व है। अब क्षमता निर्माण के उद्देश्य, जैसे कि क्षमता निर्माण का पहला उद्देश्य आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। दूसरा है दक्ष मानव संसाधन तैयार करना ताकि ये संसाधन मानव के विकास को बढ़ावा दे सके और इनका दोहन ना हो सके। संस्थाओं को प्रभावशाली बनाना। क्षमता निर्माण का तीसरा उद्देश्य है जितनी भी संस्थाएं स्थापित हैं उनको प्रभावशाली बनाना इनका उद्देश्य है। समाज से वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाना और इनका विकास करना, और इनमें विभिन्न जो
कमियां भेदभाव है उनको दूर करना इनका उद्देश्य है। विकासशील देशों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाना ताकि वो विकसित देशों के बराबर खड़े हो सकें। क्षमता निर्माण के प्रमुख आयाम, व्यक्तिगत स्तर पर बात करते हैं। क्षमता निर्माण व्यक्तिगत स्तर पर क्या है? शिक्षा, प्रशिक्षण, निर्माण, नेतृत्व विकास, तकनीकी कौशल, स्वास्थ्य एवं जागरूकता का विकास करना। दूसरा है संगठनात्मक स्तर पर प्रबंधन दक्षता, संस्थागत ढांचा, कार्य प्रणाली, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सशक्त बनाना क्षमता निर्माण का आयाम है। तीसरा है सामुदायिक स्तर पर भागीदारी, सामूहिक निर्णय निर्माण, सूचना का प्रवाह, सहयोग और नेटवर्किंग को बढ़ावा देना क्षमता निर्माण का प्रमुख आयाम है। चौथा है राष्ट्रीय नीतिगत स्तर पर नीति निर्माण, शासन प्रणाली में सुधार, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण और सुशासन की स्थापना करना क्षमता निर्माण के प्रमुख आयाम है। तो हमने ये क्षमता निर्माण के उद्देश्य और आयाम के बारे में बात करी। अब बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के अनुसार विकेंद्रीकरण की विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। विश्व व्यापार संगठन जिसे हम WHO इंग्लिश में कहते हैं, और WHO जो काम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो स्वास्थ्य संबंधी कार्य करता है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन काम करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विकेंद्रीकरण का अर्थ है निर्णय लेने की शक्ति, यानी जब हम सभी सत्ताधारी या शासन या प्रशासन या सभी व्यक्ति जब अपने निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, उससे हम विकेंद्रीकरण का नाम देते हैं। यानी निर्णय लेने की शक्ति और जिम्मेदारियों को केंद्र से दूर स्थानीय निचले स्तर की इकाइयों को हस्तांतरित करना ही विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में WHO ने विकेंद्रीकरण की कई विशेषताओं को रेखांकित किया जो नीचे दी गई हैं। तो WHO के अनुसार जब हम केंद्र से निम्न स्तर तक स्वास्थ्य सुविधाओं को हम पहुंचाते हैं और सभी स्वास्थ्य संबंधी यानी सभी स्तर के लोग या सभी स्तर की संस्थाएं जब स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न फैसले यानी अपने स्वयं निर्णय और जिम्मेदारियां उठाती हैं, तो उसे ही हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। WHO के अनुसार विकेंद्रीकरण की प्रमुख विशेषता, पहला, विकेंद्रीकरण से निर्णय निर्माण की स्वायत्ता, स्थानीय स्तर पर योजनाओं, बजट, कार्यक्रमों से संबंधित निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। दूसरा, संसाधनों का स्थानांतरण, WHO ने विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया और विकेंद्रीकरण का समर्थन करा जिससे संसाधनों का स्थानांतरण सुनिश्चित हो। वित्तीय, मानव और भौतिक संसाधनों का नियंत्रण स्थानीय निकायों या प्रशासनिक इकाइयों को सौंपा जाता है। तीसरा है प्रशासनिक अधिकारों का वितरण, प्रबंधन, संचालन, सेवा वितरण और निगरानी की जिम्मेदारी केंद्रीय स्तर के से क्षेत्रीय व स्थानीय इकाइयों को दी जाती है। ये WHO के अनुसार विकेंद्रीकरण की प्रमुख विशेषता है। चौथी विशेषता है उत्तरदायित्व में वृद्धि। विकेंद्रीकरण से स्थानीय निकाय अपने कार्यों के लिए जनता और उच्च प्रशासन के प्रति अधिक उत्तरदायी होते हैं। पांचवी विशेषता है स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता। स्थानीय समुदाय की जरूरतों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर सेवाएं और नीतियां बनाई जाती है। ये विकेंद्रीकरण की प्रमुख विशेषता है WHO के अनुसार। छठी विशेषता है नागरिक भागीदारी का प्रोत्साहन, यानी नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहन देना। समुदायों को योजना निर्माण, निगरानी और मूल्यांकन में शामिल किया जाता है जिससे लोकतांत्रिक सहभागिता बढ़ती है। सातवीं विशेषता सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार। विकेंद्रीकरण की प्रमुख विशेषता ये भी है कि स्थानीय स्तर पर निगरानी और अनुकूल से सेवाओं की गुणवत्ता एवं उपलब्धता बेहतर होती है। ये हमने बात करी WHO के अनुसार विकेंद्रीकरण की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। अब चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे। चौथा क्वेश्चन है स्थानीय संस्थानों की जवाबदेही तय करने के कारकों का परीक्षण कीजिए। स्थानीय संस्थानों की जवाबदेही तय करने के तरीकों का परीक्षण ये स्पष्ट करता है कि किस प्रकार पंचायत, नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों को उनके कार्यों के प्रति उत्तरदायी और पारदर्शी बनाया जाए। जवाबदेही का अर्थ है निर्णय लेने वाले या कार्य करने वाले व्यक्ति को उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराना। भारत के अंदर स्थानीय संस्थानों को जवाबदेही तय की गई है और सभी संस्थानों को एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है और सभी में कार्यों का विभाजन करके सुनिश्चित कार्य किए जाते हैं, करवाए जाते हैं और कार्यों के प्रति उनकी उत्तरदायी और पारदर्शिता को बनाया गया है। स्थानीय संस्थानों की जवाबदेही तय करने के प्रमुख कारक, पहला, कानूनी एवं संवैधानिक ढांचा। 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम स्थानीय
स्वशासन की व्यवस्था करता है, पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था और जबकि 74वां संविधान संशोधन स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था करता है। इससे संस्थागत संरचना और शक्तियों की स्पष्ट व्याख्या होती है जो जवाबदेही की नींव है। सेकंड है वित्तीय पारदर्शिता, बजट निर्माण, व्यय की निगरानी, सार्वजनिक लेखा परीक्षा और कौशल ऑडिट जैसे उपकरण जवाबदेही को सुनिश्चित करते हैं। तीसरा जवाबदेही सुनिश्चित करने का कारण जन भागीदारी, ग्रामीण सभाएं, वार्ड समितियां सामाजिक सुनवाई नागरिकों को निगरानी में शामिल करती है जिससे संस्थान जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। चौथी है निगरानी जवाबदेही, प्रशासनिक दक्षता और प्रशिक्षण, प्रतिनिधियों और अधिकारियों का प्रशासनिक प्रशिक्षण उनकी कार्य क्षमता और जवाबदेही को बढ़ाता है। पांचवा प्रावधान है सूचना का अधिकार यानी आरटीआई। यह अधिनियम नागरिकों को सरकारी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है जिससे नागरिक आरटीआई डाल के आप किसी भी काम की या सरकार की गतिविधियों की संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं और सरकार उन आपकी आरटीआई के अनुसार आपके जो सवाल होंगे उनका जवाब निष्पक्ष रूप से देती है, जिसके कारण सरकारी जो जानकारी है सरकार आपके प्रति जवाबदेही होती है जिससे स्थानीय संस्थाओं पर निगरानी रखना संभव होता है। छठा है मूल स्वतंत्र मूल्यांकन प्रणाली, प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन, रिपोर्टिंग, फीडबैक और तृतीय पक्ष मूल्यांकन उत्तरदायित्व को मापने में सहायक होता है जो एक उत्तरदायित्व का कारण है। सातवां राजनीतिक इच्छा शक्ति, जब राज्य सरकारें या उच्च निकाय स्थानीय स्वायत्ता और पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध होती है तब जवाबदेही की प्रक्रिया मजबूत होती है। तो हमने ये क्वेश्चन हमने जो बात करी स्थानीय संस्थानों की जवाबदेही तय करने वाले कारक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, शांति के लिए नागरिक समाज की गांधीवादी धारणा का विस्तृत वर्णन कीजिए। महात्मा गांधी जी का दृष्टि में नागरिक समाज एक ऐसी नैतिक सक्रिय और स्वायत्त समूह है जो अहिंसा, सत्य और सहयोग के माध्यम से समाज में शांति और न्याय की स्थापना करती है। गांधी जी के अनुसार केवल राज्य या सरकार पर निर्भर रहकर शांति प्राप्त नहीं की जा सकती बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिकों को इसमें सहभागी बनाना होता है। अतः गांधी जी धारणा के प्रमुख पहलुओं का विस्तृत वर्णन निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। तो गांधी जी के अनुसार शांति केवल नागरिक समाज में नागरिकों के द्वारा ही सुनिश्चित की जा सकती है। हम केवल सरकार पर या प्रशासन पर ही निर्भर नहीं रह सकते। इसलिए शांति स्थापना के लिए प्रशासन, सरकार के साथ साथ नागरिकों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ताकि समाज में शांति स्थापित हो सके। इसका पहला पॉइंट है अहिंसा का मूल आधार। गांधी जी के अनुसार शांति की स्थापना अहिंसा के आधार पर की जा सकती है। गांधी जी की दृष्टि में शांति की स्थापना का सबसे सशक्त माध्यम अहिंसा है। वे मानते थे कि हिंसा केवल अस्थायी समाधान होती है क्योंकि हिंसा के हम समाधान केवल कुछ वक्त के नहीं कर सकते, फिर दोबारा हिंसा होने की संभावना बढ़ जाती है, जबकि अहिंसा स्थायी शांति का मार्ग है। नागरिक समाज को आत्मसंयम, प्रेम और करुणा के साथ कार्य करना चाहिए जिससे शांति की स्थापना होगी। दूसरा है सत्य और नैतिकता का पालन। गांधी जी ने नागरिक समाज में शांति की स्थापना के लिए सत्य और नैतिकता का समर्थन करा। नागरिक समाज के सदस्य यदि सत्यनिष्ठ होंगे तो समाज में पारदर्शिता, विश्वास और संवाद को बढ़ावा मिलेगा। गांधी जी के अनुसार सत्य ही ईश्वर है और ये मार्ग शांति की नींव रखता है। तीसरा है शांति की स्थापना के लिए स्वराज्य और आत्मनिर्भरता। गांधी जी ने स्वराज्य और आत्मनिर्भरता को नागरिक समाज में शांति की स्थापना करने का सिद्धांत माना। गांधी जी का स्वराज्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है बल्कि आत्मनियंत्रण और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। नागरिक समाज को आर्थिक और सामाजिक आत्मनिर्भरता के माध्यम से विषमता और शोषण को समाप्त कर शांति की स्थापना करनी चाहिए। चौथा है सामुदायिक सहभागिता। नागरिक समाज के अंदर शांति की स्थापना सामुदायिक सहभागिता का भी सबसे बड़ा योगदान है। गांधी जी ग्राम स्वराज्य की बात करते थे जहां स्थानीय समुदाय में ही निर्णय और विकास की प्रक्रिया होती है। इससे हर व्यक्ति को महत्व मिलता है और सामाजिक तनाव को कम करके शांति की स्थापना की जाती है। पांचवा है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। गांधी जी ने आर्थिक न्याय हेतु ट्रस्टीशिप का विचार दिया जहां अमीर वर्ग अपनी संपत्ति को समाज के कल्याण के लिए प्रयोग करें। इससे वर्ग संघर्ष में कमी आएगी और समाज में स्थिरता व शांति बनी रहती है। छठा पॉइंट है सिविल नाफरमानी। नागरिक समाज में शांति की स्थापना सिविल नाफरमानी के आधार पर भी हो सकती है। यदि राज्य या सत्ता अन्यायपूर्ण हो तो गांधी जी नागरिक समाज को अहिंसात्मक ढंग से असहयोग और सविनय अवज्ञा द्वारा विरोध करने की बात करते हैं। ये मार्ग संघर्ष को शांतिपूर्ण बनाए रखता है जिससे शांति की स्थापना
होती है। 7th है मानवतावाद और सार्वभौमिक भाईचारा। गांधी जी के अनुसार शांति का आधार सभी धर्मों, जातियों और नस्लों के बीच भाईचारे और सहिष्णुता का भाव है। नागरिक समाज को मानवतावादी दृष्टिकोण से कार्य करना चाहिए। तो इस तरह से गांधी जी ने शांति के लिए नागरिक समाज के लिए अपने विचार दिए और उन्होंने कहा कि नागरिक समाज के अंदर प्रशासन सरकार के साथ साथ नागरिकों की भी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, जब भी शांति की स्थापना होगी। तो ये वीडियो का हमने MGPE 013 का हमने भाग यानी पार्ट 1 को एक्सप्लेन करा। तो इसकी सेकंड वीडियो में पार्ट B को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।